किसी भी निवेशक के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। इसे अक्सर किसी भी कंपनी की सेहत जांचने का सबसे आसान तरीका माना जाता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज हम इस पॉपुलर मीट्रिक के पीछे की सच्चाई को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक शानदार दिखने वाला नंबर कभी-कभी धोखा भी दे सकता है। तो सवाल ये है कि ROE इतना लोकप्रिय है क्यों? जवाब इसकी सादगी में छिपा है। ये एक तरह से कंपनी की क्विक हेल्थ चेकअप रिपोर्ट जैसा है, पर क्या ये पूरी कहानी बताता है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ROE ये बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के लगाए हुए हर एक रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। ये इस बात का सीधा पैमाना है कि कंपनी अपनी इक्विटी को मुनाफे में बदलने में कितनी माहिर है। और इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर दो, बस। ये आसान सी कैलकुलेशन ही ROE को कई लोगों का पसंदीदा मीट्रिक बनाती है। आमतौर पे ये माना जाता है कि 15 से 20% के बीच का ROE बहुत अच्छा होता है। ये एक बेंचमार्क बन गया है जिसे कई निवेशक एक अच्छी कंपनी की निशानी मानते हैं। और बस यहीं से एक मिथक शुरू होता है कि एक हाई ROE हमेशा एक अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आसान सा दिखने वाला मीट्रिक पूरी कहानी नहीं बताता। कभी-कभी जो ऊपर से चमकता है वो सोना नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या सिर्फ एक नंबर देखकर किसी कंपनी के बारे में फैसला किया जा सकता है? शायद नहीं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये हमारी बात को एकदम साफ कर देती है। हिल्टन वर्ल्ड वाइड का ROE 240%। जी हाँ, 240%। यकीन नहीं होता है ना? लेकिन जब हम एक दूसरा मीट्रिक देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी ROIC, जो कंपनी की सारी पूंजी मतलब कर्ज को मिलाकर उस पर रिटर्न मापता है, तो वो है सिर्फ 7%। इतना बड़ा फर्क क्यों? ये एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ये हमें ROE के अंदर झांकने और ये समझने में मदद करेगा कि ये नंबर असल में आ कहाँ से रहा है। और ये कोई नई तकनीक नहीं है। ड्यूपॉन्ट मॉडल लगभग 100 साल पुराना है और ROE के पीछे की कहानी समझने का एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद तरीका है। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ROE को 3 मेन हिस्सों में तोड़ता है, जिन्हें हम लीवर्स कह सकते हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कंपनी अपनी हर बिक्री पर कितना कमाती है। दूसरा है एफिशिएंसी, यानी कंपनी अपनी संपत्ति का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी है लीवरेज, यानी अपना बिजनेस चलाने के लिए कंपनी खुद के पैसे के मुकाबले कितना उधार का पैसा इस्तेमाल कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कॉस्टको और टारगेट दोनों का ROE लगभग बराबर है, 27 से 29%। लेकिन वो इस नंबर तक पहुंच कैसे रहे हैं, ये बहुत अलग है। कॉस्टको अपनी हाई एफिशिएंसी की वजह से ये हासिल करता है, मतलब वो अपना सामान बहुत तेजी से बेचते हैं, जबकि टारगेट ज्यादा कर्ज यानी हाई लीवरेज पर निर्भर करता है। और यहीं पर ROE की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, लीवरेज यानी कंपनी का कर्ज। ये एक ऐसा लीवर है जो ROE को बहुत आसानी से बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, भले ही कंपनी के असल बिजनेस में कोई सुधार न हुआ हो। तो मुद्दे की बात यह है कि ROE में कई खामियां हैं। इसमें अकाउंटिंग की तिकड़म से हेरफेर किया जा सकता है, ये छिपी हुई देनदारियों को नज़रअंदाज करता है, और जैसा हमने देखा, कर्ज लेकर इसे आसानी से फुलाया जा सकता है। और तो और जब अधिकारियों का बोनस इस पर निर्भर करता है, तो इससे आर्टिफिशियली बढ़ाने का एक गलत इंसेंटिव भी पैदा होता है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 164%। एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा। ये नंबर है दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक, एप्पल का। इतना ज्यादा ROE देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये कंपनी कमाल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्या ये सच है? और ये रहा जवाब। ये हैरान कर देने वाला ROE बेहतर बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से उतना नहीं है जितना कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की वजह से है। मतलब एप्पल ने बाजार से अपनी ही शेयर वापस खरीदकर अपनी कुल इक्विटी को कम कर दिया, जिससे ROE का आंकड़ा गणितीय रूप से बढ़ गया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ROE को बढ़ा सकती हैं। तो अगर ROE इतना भ्रामक हो सकता है, तो बेहतर विकल्प क्या है? चलिए एक ऐसे मीट्रिक्स से मिलते हैं जो कंपनी की मुनाफे की एक सच्ची तस्वीर पेश करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी ROIC। ROIC की खूबी ये है कि ये सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी को नहीं देखता,
ये कंपनी में लगाए गए कुल पैसे को देखता है, चाहे वो इक्विटी से आया हो या कर्ज से। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने कुल उपलब्ध रिसोर्सेज का कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। और ये स्लाइड सबसे जरूरी बात बताती है। न्यू कंस्ट्रक्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक आरओई और किसी कंपनी की असली मार्केट वैल्यू के बीच लगभग कोई संबंध नहीं है, सिर्फ 1%। लेकिन आरओसीआई ये कंपनी के वैल्यूएशन में 57% से ज्यादा के अंतर की वजह बताता है। ये एक साफ संकेत है कि आरओसीआई कहीं ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद मीट्रिक है। तो इन सब जानकारियों के बाद एक निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए इसे एक सिंपल टूलकिट की तरह देखते हैं, जो बेहतर निवेश के फैसले लेने में मदद कर सकती है। ये टेबल तीनों मेन रिटर्न मैट्रिक्स का सार है। आरओई बताता है कि शेयर होल्डर्स क्या कमाते हैं। आरओए बताता है कि एसेट्स का कितनी कुशलता से इस्तेमाल हो रहा है। और आरओआईसी, जो नोपैट यानी टैक्स के बाद के नेट ऑपरेटिंग मुनाफे का इस्तेमाल करता है, वो इस सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब देता है, क्या ये बिजनेस असल में वैल्यू बना रहा है? तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि आरओई को एक फाइनल जवाब नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे एक शुरुआती बिंदु समझना चाहिए। एक हाई आरओई देखने पर सवाल पूछें, ये कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी से, एफिशिएंसी से, या फिर सिर्फ ढेर सारे कर्ज से? हम आपको इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आप एक आकर्षक आरओई नंबर देखें, तो थोड़ा और गहराई से देखिएगा, क्योंकि असली कहानी अक्सर सतह के नीचे ही छिपी होती है।